बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मेरे दोस्तों, कहाँ पहुँचे थे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सम एसेट्स रिक्वायर इन एडिशन टू रूटीन मेंटेनेंस सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर every few years for major refits or refurbishment and the replacement of major components. IS 16 Property, Plant and Equipment gives guidance on allocating expenditure on an asset to its component parts where these components have different useful lives or provide a benefits in a different pattern. जाएं जी FAR 1 में। चले गए भाई, चले गए। एग्रीगेशन सेग्रीगेशन क्या? और एग्रीगेशन सेग्रीगेशन कहाँ की थी? FAR 1 में। जिस कंपोनेंट से रिलेटेड इशू होगा उसको डील करेगा IS 16, और इन कंपोनेंट्स पे जो रिपेयर्स वगैरह का एक्सपेंडिचर होगा उसकी कोई प्रोविजन आप IS 37 के अकॉर्डिंगली क्रिएट नहीं करेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल कल करवा दी थी, वहीं से चीज़ें ली हैं। अब आ जाए, एक एयरलाइन है। An airline is required by law to overhaul its aircraft once every 3 years. PIA इस पे फॉल नहीं करता बेटा। PIA इसमें फॉल, ये एयरलाइंस के लिए रूल है। एयरलाइंस के लिए रूल है, एवरी 3 इयर्स के बाद उन्हें अपने जो प्लेन्स हैं उन्हें ओवरहॉल करवाना है। The next overhauling is estimated cost 45 million. ओवरहॉलिंग नहीं करवाई तो सर्विस नहीं ली, सर्विस नहीं ली तो लायबिलिटी नहीं बनी। आपने बाय लॉ कहा हुआ है कि आपने 3 साल के बाद ओवरहॉलिंग करवानी है। अब कैसे इस ओवरहॉलिंग को अवॉइड कर सकता हूँ? मैं अपने बिजनेस को ही बंद कर दूँ, सेल कर दूँ, अब लॉ मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। 3 साल के बाद अगर मैं ब्रीच ऑफ लॉ कर भी दूं तो लॉ की इंटेंसिटी बताएगी कि मुझे प्रोविजन क्रिएट करनी है या नहीं करनी। इसलिए इस चैप्टर में सिर्फ बाय लॉ का लिखा होना इसको लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनाता। लिख लें, सिर्फ लॉ में लिखा होना लीगल ऑब्लिगेशन नहीं इस्टेब्लिश करता। सिर्फ लॉ में लिखा होना लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। अब बताएं जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कोई? नहीं। आउटकम मैयर हो सकता है? आउटकम तो मैयर हो सकता है, लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल ही नहीं है। और जब आउटफ्लो प्रोबेबल ही नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो आउटकम का होना ना होना आपके लिए इररेलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्लिगेशन ना हो तो प्रोविजन तो क्रिएट होनी नहीं है। तो सिर्फ फिगर का मौजूद होना, सिर्फ फिगर का मौजूद होना मैटर नहीं करता। और वैसे भी ये फिगर फाइन की नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? ओवरहॉलिंग से रिलेटेड है। इसका तो प्रोविजन से वैसे ही ताल्लुक नहीं होगा। ये तो उस वक्त लायबिलिटी एस्टैब्लिश होगी जब आप सर्विस ले लेंगे, और लॉ ने जो आपको फाइन करना है उस फाइन की यहां कोई डिटेल डिस्कशन मौजूद नहीं। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक लॉ है और एक आपकी ओवरहॉलिंग सर्विस है। ओवरहॉलिंग सर्विस पे प्रोविजन क्रिएट नहीं होगी, उस पर जब भी क्रिएट होगी लायबिलिटी क्रिएट होगी। चैप्टर नंबर 4 इंट्रो में बताया था, जब हम सर्विस ले लेते हैं तो राइट टू रिसीव पार्टी का डेवलप होता है, लायबल मैं होता हूं टू पे इन फ्यूचर। और जब मैं सर्विस देता हूं तो राइट टू रिसीव डेवलप होता है, और काउंटर पार्टी के लिए लायबल टू पे जो है ये लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो इसमें कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग जो है वो भी मैंने
इनकर ही नहीं की, अगर इनकर करता तो लाइबिलिटी क्रिएट कर लेता। 3 साल से पहले अगर मैं अपने बिजनेस को सेल कर दूं तो ऐसा कोई लॉ मुझ पर एप्लीकेबल नहीं है। लॉ की ब्रीचिंग पर इंटेंसिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्शन क्या है ये भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं। इजी है, इसको जाने दीजिए, आगे चलते हैं। इधर आ जाए भाई। सिखा चुका हूं डेफर टैक्स में प्रोविजन फॉर गारंटी, वारंटी भी सिखा चुका हूं। और अब देखें, अ रिटेलर कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट विल कॉस्ट 1 लाख टू फुलफिल its obligation in respect of the guarantees offered to its customers. The manufacturer, however, offers a guarantee to the retailer company. बात को समझे। रीइंबर्समेंट क्या होती है? रीइंबर्समेंट क्या होती है? जो आउटफ्लो किया उसको कंपनसेट कर देना। कहीं सिखाया था? इंट्रो में, पेटी कैश में। हमारा ही एम्प्लॉय पेटी एक्सपेंसेस करता है, हम उसे रीइंबर्स कर देते हैं। अब कहानी क्या बनी, कल किसके फंक्शन में मसला हुआ था? मुदस्सिर भाई आपका फंक्शन था ना। अब मुदस्सिर भाई ने जिस बंदे को क्लेम की, चलो इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। इनका शादी हॉल है और तुम सारे अपने फंक्शंस वहीं अरेंज करवा रहे हो। ये भाई अपना शहजादा, क्या नाम है भाई आपका गुड नेम? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन भाई ने फंक्शन अरेंज करवाया। एज यूजुअल मुदस्सिर भाई ने इन्हें गलत चीज दे दी। ठीक है, सारे मेहमान खासकर उनकी साइड वाले नहीं मर गए इंसान पर, बीमार हो गए। कुतुबुद्दीन अपनी ओन वाली फैमिली के लिए बहुत ओवर सेंसिटिव है। भाभी ने कुतुबुद्दीन को कहा, कुतुबुद्दीन आपने हमारे घर वालों के साथ क्या हाल किया। कुतुबुद्दीन को बड़ा गुस्सा आया, उसने जाके मुदस्सिर पे केस कर दिया। मुदस्सिर का सप्लायर साद है, मुदस्सिर का सप्लायर साद है, ये मुर्गियां सप्लाई करता है। मुदस्सिर साद के आस्थाने पे चला गया, यार साद ये क्या मेरे साथ हुआ है। साद ने कहा टेंशन ना ले, मैं तुझे कंपनसेट कर दूंगा, मैं तुझे कंपनसेट कर दूंगा। कोर्ट ने मुदस्सिर को 20 रुपए जुर्माना किया। कितना? 20 रुपए। साद ने वादा किया मैं तुम्हें 12 रुपए की कंपनसेशन कर दूंगा, रीइंबर्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रीइंबर्स कर दूंगा। अब बताएं मुदस्सिर को नेट प्रोविजन कितनी पड़ी? 8 की। कितने की पड़ी? अब ये प्रोविजन क्रिएट कर लेगा 20 की और राइट टू रिसीव डेबिट कर देगा 8 का। नेट कितना बना? नेट कितना बना? 12 की प्रोविजन इसकी बुक्स में नेट आ रही होगी। अब गौर से सुनिएगा, पीएनएल में खर्चा कितना जाएगा? 8 नेट जाएगा। अब स्टैंडर्ड कहता है, गौर से सुनिएगा, स्टैंडर्ड कहता है एक ऑप्शन ये है कि 20 का खर्चा शो करो और 12 की इनकम शो कर दो, और अगर ऐसा नहीं करना 20 और 12 को नेट कर दो। हमने कहा क्या बैलेंस शीट में भी नेट कर दे, क्योंकि एक तरफ प्रोविजन लायबिलिटी है और राइट टू रिसीव एसेट है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनकम स्टेटमेंट में नेट कर सकते हो, बैलेंस शीट में नेट नहीं कर सकते। मुदस्सिर बड़ी करू चीज है, 20 की इसको पेनल्टी पड़ रही है। 7 जैसे शरीफ आदमी को कहता है 35 दोगे तुम। कितने दोगे? 35 दोगे। स्टैंडर्ड ने रोक दिया, मुदस्सिर इंसान बनो। राइट टू रिसीव जो है वो प्रोविजन से ज्यादा क्रिएट नहीं हो सकता, या तो कम क्रिएट होगा या इक्वल टू प्रोविजन क्रिएट होगा। ये है रीइंबर्समेंट। ये क्या है? रीइंबर्समेंट। लिख लो पूरी बात। इसी तरह बना लें पूरा केस।
मुदस्सिर साहब का एक शादी हॉल है, मैं सीरियस हूँ बेटा, मुदस्सिर साहब का एक शादी हॉल है, इन्होंने गलत खाना सप्लाई दिया, इन्होंने गलत खाना बोले सप्लाई किया, कुतुबुद्दीन के ससुराल वाले बीमार हो गए, कुतुबुद्दीन के ससुराल वाले बीमार हो गए, कुतुबुद्दीन ने मुदस्सिर पे केस कर दिया, प्रोबेबल है मुदस्सिर को 20 रुपए देने पड़े, प्रोबेबल है मुदस्सिर को 20 रुपए देने पड़े, क्या कहा, प्रोबेबल है मुदस्सिर को 20 रुपए देने पड़े। सात मुर्गियां पालता है, बड़ी हो जाती हैं तो मुदस्सिर को सप्लाई करता है, बड़ी हो जाती हैं तो मुदस्सिर को सप्लाई करता है। कसूर तो 7 का निकला, कसूर तो बोलिए 7 का निकला। मुदस्सिर को 7 से 12 रुपए की रीइंबर्समेंट हो जाएगी, एग्री हो चुका है 7 के साथ। मुदस्सिर को 7 से कितने की रीइंबर्समेंट हो जाएगी बेटा, 12 रुपए की। अब बताएं जी पीएनएल में क्या हो सकता है, 20 का एक्सपेंस 12 की इनकम, लिख लो इनकम स्टेटमेंट में 20 का एक्सपेंस 12 की इनकम भी हो सकती है। नेट 8 का एक्सपेंस भी हो सकता है, नेट 8 का एक्सपेंस भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस शीट में जी भाई, लेकिन बैलेंस शीट में बोलो बोले प्रोविजन सेपरेट होगी, राइट टू रिसीव सेपरेट होगा, प्रोविजन सेपरेट होगी, राइट टू रिसीव बोलिए सेपरेट होगा। राइट टू रिसीव प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकता, लिख लें राइट टू रिसीव प्रोविजन से ज्यादा नहीं हो सकता। आए जी, मुदस्सिर रिटेलर है मुर्गियों का। A retailer company estimate that it will cost 1 lakh to fulfill its obligation in respect of the guarantees offered to its। कुतुबुद्दीन ने कहा था कि लोगों ने कहा हुआ है कि मुदस्सिर तुम सही चीज़ें सप्लाई नहीं करते, लेकिन मुदस्सिर ने उसे क्या दी हुई थी, गारंटी कार्ड दिया हुआ था कि अगर तुम्हारे किसी भी मेहमान को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कितना दूंगा, 1 लाख। और वही हुआ, मुदस्सिर की गारंटी गलती साबित हुई, कुतुबुद्दीन भाई को कितने पैसे देने पड़ेंगे इसे, 1 लाख। अब ये गया 7 के पास, हो तू तो कहता था तेरी मुर्गियां बड़ी तवाना हैं, बिल्कुल जो है KNS जैसी मुर्गियां, तो उसने कहा यार मेरे जैसी थी, मेरे जैसी थी। अब मैन्युफैक्चरर कौन है, 7, हाउएवर ऑफर्स अ गारंटी टू द रिटेलर कंपनी, कहता ठीक है जितनी तुम दोगे मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, वो कंपनसेट कर दूंगा। अब बताएं जी, शो ऑल रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द एंटायर 1 lakh इज वर्चुअली सर्टन ऑफ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। 1 लाख इसने देना है और 1 लाख ही इसको रीइंबर्स हो जाना है, इसका खर्चा 0। एक तरफ प्रोविजन क्रिएट करेगा, प्रोविजन फॉर गारंटी, और दूसरी तरफ राइट टू रिसीव डेवलप करेगा 1 लाख का। दूसरी क्या असम्पशन है, एन अमाउंट ऑफ 120 is virtually certain of being received from the manufacturer। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, जी नहीं, आप राइट टू रिसीव सिर्फ कितना एस्टेब्लिश कर सकते हो, 1 लाख, या ये या इससे
काम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आप बाय एंट्री वही है, कोई इशू नहीं। ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दें, सारा पढ़ाया हुआ है आपको ध्यान से। जल्दी से कर दे बेटा, सब पढ़ा दिया। सिर्फ 2 मिनट लगाइएगा प्लीज। भाई बातें ना करें, इसका तो काम पूरा नहीं होगा। अगर आप बातें करेंगे तो बातें करने से काम पूरा नहीं होगा। एंट्रीज पास करें। एंट्रीज तो नहीं मांगी, क्या कह रहा है? डिस्कस करना। और डिस्कस करने का मतलब है कि कुछ नहीं करना, आपका तो मतलब यही है ना। और R2 के पेपर में आगे जितने चैप्टर्स हैं उनमें जब रिक्वायरमेंट आती है तो वो डिस्कशन की आती है। इसमें से 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा किसका? डिस्कशन का। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक ये चैप्टर तैयार नहीं होगा। और टर्म टेस्ट में मैं इसमें से कम 20 नंबर दूंगा, ताकि आपको आदत हो जाए कि अगर हम नहीं लिखने की आदत बनाएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन पर रहेंगे, तो हमसे पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा। नाभा पावर लिमिटेड NPL, पावा नहीं है, हाँ ठीक है। और आपने पाए खाने भी नहीं, हैवी होते हैं, है मेरे बच्चे। अपनी फिजिक का ख्याल रखना है आपने। नाभा पावर लिमिटेड NPL is preparing its financial statement for the year ended 30 June 17. Following issues are under consideration. On 15 May 17, an explosion occurred at one of NPL's factories. Several claims were filed by the affected employees against NPL. The details are as follows. धमाका हुआ। अब धमाका ज़रूरी नहीं बम का ही हो, ठीक है। तो जितने शर पसंद नासिर बैठे हुए हैं, ये सिंपल फैक्ट्रीज में अक्सर धमाके होते रहते हैं। सिलेंडर फट गया, कोई स्पार्क हो गया, इस तरह का धमाका हुआ है। कुछ लोग उसमें ज़ख्मी हुए, अफेक्टेड हुए, उन्होंने हमारे अगेंस्ट क्या कर दिया? केस कर दिया। 7 injured employees made claims before 30 June 17 and further 3 injured employees lodged claims in July 17.
और हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि अभी तक अकाउंट्स फाइनल नहीं हुए। और ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या हुई? ऑब्लिगेटिंग इवेंट एक्सप्लोजन हुआ और वो ईयर एंड से पहले हुआ। तो जितने मर्जी लोग पब्लिशिंग से पहले क्लेम कर दें वो सारे कंसिडर होंगे इसी अकाउंटिंग पीरियड में। टोटल कितने हो गए? 10। अकॉर्डिंग टू एनपीएल लीगल एडवाइजर द प्रोबेबिलिटी दैट एनपीएल वुड बी डिटरमिन्ड टू बी नेग्लिजेंट इज 80%। प्रोबेबल हो गया, नेग्लिजेंट अगर मैं साबित हो गया तो मुझे रेमेडी देनी पड़ेगी ना, क्लेम देनी पड़ेगी, उन्हें भी देनी पड़ेगी। और अगर लॉ आ गया दरमियान में तो लॉ को भी कंपनसेट करना पड़ेगा। भाई तुमने ये प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए हुए थे? The estimated average cost of each payout will be 1 million. Each payout का मतलब एक क्लेम के बदले कितनी क्लेम्स हैं? 10 क्लेम्स हैं और हर एक के बदले एक देना है। 10 मिलियन हुआ। प्रोबेबल है 80% चांस है, तो कितनी प्रोविजन क्रिएट कर दूं? 10 मिलियन की। 10 मिलियन की। हाँ, अगर इसके 2-3 पॉसिबल आउटकम होते तो फिर वेटेड एवरेज ले लेते। अब तो वो कह रहा है कि हर एक को कितना देना है? 1 मिलियन देना। 1 मिलियन देना। अब ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या है? एक्सप्लोजन। और ईयर एंड पर एविडेंस ऑफ ऑब्लिगेटिंग इवेंट मौजूद है और आउटफ्लो जो है वो प्रोबेबल है। रिलायबल एस्टीमेट किसने दिया है? भाई किसने दिया है? लीगल एडवाइजर ने। इसका मतलब है एस्टीमेट भी रिलायबल है, आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट भी लीगल है, कंस्ट्रक्टिव है। लीगल है भाई, एक्सप्लोजन हुआ है तो कौन सी ऑब्लिगेटिंग इवेंट है? लीगल आपकी ऑब्लिगेशन है, तो फिर आपको प्रोविजन क्रिएट कर देनी पड़ेगी। कितने की? 10 की। ठीक, आगे। एडिशनल 4 एम्प्लॉइज मेड क्लेम्स बिफोर 30 जून 17। 4 और एम्प्लॉइज ने क्लेम किया। क्या कहते हैं? सीकिंग कंपनसेशन फॉर द स्ट्रेस। हम मीडियोकर के घर में बातें होती रहती है। एक आधा बहन भाई ऐसा जरूर होता है वो कहते हैं यार आई डोंट लाइक दिस, मामा पापा प्लीज स्टॉप इट। अब उसे हम क्या कहते हैं? चुप करके बैठ जाए। ठीक है, फिर वो क्या कहता है? मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, मैं यहाँ रहूंगी नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं चली जाऊंगी। तो जाता वो कहीं भी नहीं है, लेकिन होता है और वो सीरियस होता है। ऐसा नहीं कि वो पोस्ट कर रहा होता है, वो घर के हालात और मामलात से परेशान होता है। अल्लाह पाक ने ये चीज़ें बनाई हुई होती हैं और ये माशाल्लाह हमारे बहन भाइयों में मौजूद होती हैं। एक फिलोसफर होता है, वो क्या कहता है? मैं दुनिया बदलूंगा। एक ऐसी चीज़ भी होती है और एक ऐसी चीज़ भी होती है। कोर्ट में चला गया और क्या कहता है? जनाब साथ वाले घर में हर वक्त आंटी जो है अंकल को डांटती रहती हैं, मुझे स्ट्रेस होता है। क्या होता है? स्ट्रेस होता है। रादर देन एनी इंजरी उसे कुछ नहीं हुई। चलो जी, सेंचुरी हो गई। इंजरी इधर सुने, वो कर देगा बाद में। इंजरी कुछ नहीं हुई उसे, लेकिन उसे क्या हुआ? ये शोर हुआ, इससे मुझे स्ट्रेस हुआ। जैसे एक आधा बहन भाई होता है, बड़ी ईद के जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं, गोश्त बन रहा होता है, वो क्या कह रहा होता है? यार मुझे बड़ी उलझन हो रही है। ऐसे साइको को रख के 2 लगानी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फरीजा है और उसको उलझन हो रही है। इसको अवॉइड करना, ये गुनाह की बात होती है, नाशुक्री की बात होती है। कॉस्ट टू देम इफ दीज क्लेम सक्सीड। पाकिस्तान में तो मरो के पैसे नहीं मिलते। ये पुलिस को जाके रिपोर्ट करवा रहा है कि जनाब मुझे क्या फील हो रहा है? स्ट्रेस फील हो रहा है। The legal advisor is of the view that the estimated average cost of each payout will be, कहते हैं अगर कहीं ये कामयाब हो गई क्लेम तो कितना मिलेगा? 0.7। However, according to the legal advisor, the chance that these employees will succeed is, इसका मतलब नॉट प्रोबेबल हो गया। ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो मौजूद है, एक्सप्लोजन तो हुआ है, लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है। एस्टीमेट इररेलेवेंट हो गया क्योंकि एंट्री पास नहीं होनी। हाँ, डिस्क्लोजर के लिए ये रेलिवेंट है। तो अगर आप समझे कि ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अब डिपेंड करेगा कि उस कंट्री में लॉ कैसा है इस तरह की इवेंट्स के लिए। यहां अब्बा मारे
तो अम्मा भी आगे नहीं आ सकती। मगरिब में अब्बा सिर्फ डांट दे तो पुलिस पहले खड़ी भी होती है, और किसने कॉल की भी होती है? बच्चे ने कॉल की भी होती है, जी मेरे अब्बा जी मुझे क्या कर रहे हैं, हैरासमेंट कर रहे हैं मुझे। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स के मशरिक का अपना ही। अब्बा तो फिर देखता भी नहीं है कि जो चीज पड़ी हो फिर वही चलती है, उसके टूल्स भी अपने नहीं है। गली में से मिले तो गली का टूल उठा लेता है अब्बा, छत पे से मिले तो छत का टूल उठा लेता है, कुछ ना मिले साथ वाली आंटी के कपड़े धोने का डंडा उठा लेते हैं, आजा मेरा बच्चे। तो मशरिक का ये जो हुस्न है ना, इसको ऐसे ही रहना चाहिए ताकि ये परफेक्शन पे रहे इंशाल्लाह। तो फिर इसमें नॉट प्रोबेबल है, प्रोविजन क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसको मटेरियल समझते हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ द लॉ, इंटेंसिटी ऑफ द लॉ के इस स्ट्रेस वगैरह के केस में यहां कंट्री का लॉ कितना जो है वो स्ट्रिक्ट है और कितना जो है वो ऑब्जर्वेबल है। अगर ऑब्जर्वेबल है तो फिर ये एक मटेरियल चीज है, फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब अगर मैं कहूं पाकिस्तान में ऐसा लॉ है तो आप लिखेंगे बाद में और हंसेंगे पहले, बस ये इसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लॉ। 80% of all such payouts are recoverable according to the terms of the इंश्योरेंस पॉलिसी। ना इंश्योरेंस कंपनी बैंक की तरह होती है, रिलायबल। अगर इंश्योरेंस वालों ने कह दिया कि 80% हम देंगे तो इसका मतलब है रीइंबर्समेंट होगी। मैंने कितने की प्रोविजन क्रिएट की, 10 मिलियन की, उसका 80% 8 मिलियन। इधर कहूंगा लिटिगेशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन क्रेडिट, इधर कहूंगा राइट टू रिसीव डेबिट या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट और रीइंबर्समेंट इनकम क्रेडिट। और अगर मैंने इसको इनकम सेपरेट शो नहीं करना तो लिटिगेशन एक्सपेंस को ही क्रेडिट करके नेट फिगर इनकम स्टेटमेंट में लिख दूंगा। लेकिन जब बैलेंस शीट लिखूंगा तो प्रोविजन में 10 मिलियन लिखूंगा और राइट टू रिसीव में 8। ओके हो गया, लिख लेंगे पेपर में इंशाल्लाह। और पेपर से पहले अब हर टेस्ट में प्रोविजन का क्वेश्चन आया करेगा, नाउ ऑनवर्ड जितने टेस्ट होंगे, ताकि आपसे मैं लिखवाना की प्रैक्टिस कराऊं। और फिर एथिक्स भी हर टेस्ट में आया करेगा। ईद की छुट्टियों में एथिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वो भी थ्योरी है, आपने बस याद रखने यार ये एथिक्स है। और एथिक्स याद रखने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की चीज़ है। और एथिक्स के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। और एक चैप्टर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसने फॉर्मेट दिए हुए हैं, वो फॉर्मेट आपने एज इट इज़ पेपर में प्रोड्यूस करने होते हैं। 6 नंबर का उसमें से भी क्वेश्चन आता है। ये 3 चैप्टर तैयार हो जाएं तो पप्पू पास है इंशाल्लाह। कौन से 3 चैप्टर? 1037 एथिक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अलमिया क्या है, जुल्म क्या है अपने ऊपर, यही 3 चैप्टर छोड़ के जाते हैं, यही 3 चैप्टर छोड़ के जाते हैं। एथिक्स पे क्या कहते हैं, मेरी जैसी अंग्रेजी, मास्टर जी इंग्लिश के मेरे से पढ़ने आया करते थे, वो तो शुक्र है मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं मास्टर जी को इंग्लिश नहीं पढ़ा सका। एथिक्स की क्या मसला। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सर हम रेगुलेशन फॉलो करने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये जाएं आप किसी और मुल्क के लोगों को पढ़ाएं जहाँ रेगुलेशंस फॉलो नहीं होती। और सर ये डिस्कशन हमारे पाकिस्तानियों का मोस्ट फेवरेट एरिया ही डिस्कशन है, और वो भी दूसरों की, वो भी अपने बकरे अपने भेड़े को नहीं देखेंगे। पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इनके पास इतना आ रहा है। कुर्बानी पहले किया ही नहीं करते थे, अब 2-2 जानवर कर रहे हैं। पैनाडोल ला यार, एक पैनाडोल किस लिए खा रहे हैं, तो उस गरीब के बाल ने स्ट्रेस लोगों की डिस्कशन का। कमाल है यार, वैसे कसम से ऐसी कौम जो है ना जी भी हम बन गए। आओ जी, फिर एक पास पेपर ध्यान से करें, ओवल लिमिटेड पास पेपर ध्यान से करें, ओवल लिमिटेड। बेटा बातें नहीं, ध्यान से बुलेट बनाने की कोशिश करें कि इसमें क्या लिखना है आपने।
खुद लिखें, शाबाश। बुलेट बनाएं कि ये आंसर मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए। आज इन दोनों बच्चों का बिल्कुल दिन नहीं है पढ़ाई में। प्लानिंग चल रही है सर अंसारी, आज आप बोल के तो देखें, हम अभी उठ के चली जाएंगी। जल्दी लिखें भाई, जल्दी लिखें, शाबाश। बेटा बातें ना करें प्लीज, काम ज्यादा है बेटा। शुरू करूं भाई? भाई शुरू करूं? ध्यान से बनाने की कोशिश करें बेटा। नजर आ रहा? सही नजर आ रहा? एक कॉर्नर वाली बच्चियों को ये सही नजर आ रहा है? पढ़ा जाता है? चलो जी, क्या कहता है? पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 9 था, पेज 548 पे है। ओवर लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। OL is in the process of finalizing its financial statement for the year ended 31/12/18. Following matters are under consideration. In October 18, OL was sued by a customer for 18 million on account of supply of substandard surgical instruments. अक्टूबर 18 में केस हुआ, मेरा ईयर एंड 31/12/18 है। केस किया है कस्टमर ने, क्लेम मांगी है 18 मिलियन की बाय एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या? सेल, सप्लाई, शाबाश। बाय एंड ऑफ द ईयर OL कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर वाया ईमेल। ईमेल करके उसे बता दिया कि भाई हम तुझे कितना देंगे, 5 मिलियन।
याद रखिएगा, अब्बा जी को आप कहेंगे अब्बा जी टूर जा रहा है, आपने मुझे पैसे देने हैं, और अब्बा जी कहें ठीक है 3,000 दे दूंगा, तो अगली मीटिंग में आपकी फरमाइश कहाँ से शुरू होगी? 3,000 से आगे। अब्बा जी कहेंगे वो 3,000 दे तो रहा हूं, तो क्या कहोगे? वो तो आप पहले ही कमिट कर चुके, वो तो आप पहले ही दे रहे हैं, उसके आगे बताएं क्या देंगे। अब आपने कस्टमर को कहा मैं कितना दे दूंगा, तो जब खुद कह दिया तो गेम इज ओवर। अब ये प्रोविजन नहीं है तो लायबिलिटी है, यू आर लायबल टू पे, आपने वाया ईमेल उसको कह दिया। अब इसकी प्रोविजन क्रिएट नहीं होगी, इसकी 5 मिलियन की लायबिलिटी। अब उसने मांगे 18, आपने कहे 5, फिर क्या कहता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द क्लेम, OL lawyers anticipate that there is 70% probability that the court would award 6 million and 30% probability that the amount would be 4 million। अब आपको यहां पर दो बातें नजर आएंगी, एक आपको नजर आ रहा है चांस 70 और दूसरा नजर आ रहा है 30। अब 70 प्रोबेबल हो गया भाई, 70 प्रोबेबल हो गया तो कह सकता हूं अब आपको प्रोविजन क्रिएट करनी है। पॉइंट ये है कि प्रोविजन किस अमाउंट की कैलकुलेट करनी है। अब यहां दो चीजें नजर आ रही हैं, 6 मिलियन इंटू 70% कितना बना? 4.2। दूसरा कितना? 4 इंटू 30% कितना बना? 1.2। टोटल करें 5.4। स्टैंडर्ड कहते हैं ऐसे ना चलें, ऐसे ना चलें। कैसे चलें? जो बेस्ट पॉसिबल एस्टीमेट है उसको लेकर चलें, और प्रोविजन किस पे क्रिएट करें? 6 मिलियन पे। हाँ, अगर आपके पास 6, 5, 4, 3, 50%, 35%, 10%, 5%, कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए, अब इसमें से कोई भी मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट नहीं है, तो फिर वो कहता है कि क्या ले लो? एवरेज ले लो। फिर क्या ले लो? बनाइएगा एवरेज। 5 का 35%, 1.75, 0.4 जी नहीं बेटा, 0.15 जमा करें 5 अब वो कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू पर प्रोविजन क्रिएट करते हैं। किस पे करते हैं? तो याद रहेगा, अगर आपके पास दो एक्सट्रीम है तो फिर जो हाईएस्ट प्रोबेबल वाला है 70%, 80% वाला, आप सिर्फ उस पर प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और अगर कई पॉसिबल आउटकम्स हैं, 3-4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो फिर कोई भी मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट नहीं है, फिर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप बताएं कितने की प्रोविजन क्रिएट करेंगे? 6 मिलियन की। ओके हो गया, आगे चलें। आपने लायबिलिटीज को अंडरस्टेट नहीं करना और एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं, वो चीज़ नहीं है। प्रोविजन को आप उस प्रूडेंस से ना लेकर जाएं, क्योंकि इसलिए मैंने पहले दिन लेक्चर में कह दिया था अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट IAS 37 में फॉल नहीं करता। ठीक है, ये प्रैक्टिकली जो आउटफ्लो होना है ये उनकी प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि उधर हमने प्रूडेंस में जब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वगैरह पढ़ा था तो प्रैक्टिकल आउटफ्लो तो कुछ भी नहीं होना होता था। आगे, OL lodged a claim with the supplier in December 18। हमारा जो आगे सप्लायर है सप्लाई चेन में, जिससे हम लेकर बेच रहे हैं, हमने उसे क्लेम की, भाई ये तूने क्या किया यार, तेरी वजह से हमें ये पैसे देने पड़ रहे हैं। कहता है द सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द क्लेम टू द एक्सटेंड ऑफ 9 मिलियन। यहां ये बात याद रखेगा, इसे मैं लायबिलिटी तो कह रहा हूं लेकिन है तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो 5 और 6 कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। और उसने मुझे कहा है कि मैं कितनी दे दूंगा तुम्हें रीइंबर्समेंट? 9। तो फिर इसे मैं एक सेपरेट हेड लूंगा और क्या कहूंगा? रीइंबर्समेंट रिसीवेबल डेबिट और रीइंबर्समेंट इनकम क्रेडिट। कितने से? 9 से। बैलेंस शीट में दोनों सेपरेट रखूंगा
उधर 6 की प्रोविजन, 5 की लाइबिलिटी और इधर 9 का रिसीवेबल। प्रोविजन अगर आप 5 देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, यहां 5 और 6 11, टोटल देखकर 9 से कंपेयर करना है, लिख लें। अगर कहीं आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, अगर कहीं आप लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो लाइबिलिटी प्लस प्रोविजन को रीइंबर्समेंट से कंपेयर करना है। तो लाइबिलिटी प्लस प्रोविजन को रीइंबर्समेंट से कंपेयर करना है। ओके हो गया। अब क्या कहता है, इनकम स्टेटमेंट में नेट करना हो तो कर लेना भाई, 11 वो है और 9 की इनकम है, 2 का एक्सपेंस शो कर दें। लेकिन बैलेंस शीट में 5 लायबिलिटी, 6 प्रोविजन और 9 का रिसीवेबल। However, OL is still negotiating with the supplier and it is probable that OL would recover a further sum of 3 million. Probable है आना या जाना? आना। जाना होता तो प्रोविजन, आना है तो कंटिंजेंट एसेट, और कंटिंजेंट एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होता, उसे सिर्फ क्या किया जाता है? ये कुछ नहीं है, 9 का क्लेम हम थोड़ी कर रहे हैं भाई, 9 तो हमें रीइंबर्स हो रहा है, हम 11 दे रहे हैं और हमने क्लेम मांगा तो वो कितने का क्लेम एक्सेप्ट कर रहा है? 9 का। ये हमें मिल रहा है, ये हमारा एसेट है। लाइबिलिटी और प्रोविजन कितनी है? 11 की, और रीइंबर्समेंट कितने की हो रही है? ठीक है, क्लियर है बेटा? अब इसको कंटिंजेंट एसेट के तौर पे आप डिस्क्लोज कर देंगे और इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड शक्लें बता रही हैं, पता चल गया, लेकिन लिखने का दिल नहीं करता, और यही दिल मरवाता है इंसान को। याद रखिएगा, जब मरवाएगा दिल मरवाएगा, ब्रेन ने कभी नहीं मरवाया। कोई इंसान नहीं कह सकता यार मैं अपने ब्रेन के हाथों मजबूर था, कभी सुना? कभी नहीं सुना। हर कोई क्या कहता है? दिल के हाथों मजबूर था। अंसारी साहब दिल के हाथों मजबूर था, ब्रेन तो कह रहा था मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा दिल नहीं माना पढ़ने के लिए। ठीक है जी मेरे बच्चे। सर अगर यहाँ पर ये 3 मिलियन जो जिसके लिए निगोशिएशन हो रही है, अगर वो भी रीइंबर्स हो जाए तो फिर वो जो 1 नहीं होगा। मिलियन अगर वो भी होगा 9 3 12, उधर कितना है? 11, तो फिर इसका मतलब आप कितना रिकॉर्ड करेंगी? 11। ठीक है, और वो 1 मिलियन फिर जाएगा किधर? कौन? अगर मिल गया अदर इनकम बन जाएगा, कैश डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं हो सकता भाई, बातें नहीं बच्चियों। उन्हें बुलाओ जो साहब कह रहे थे कि जी हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, दूसरे को खड़ा करके खुद गायब हो गए। चलो आप देखें भाई, ये पास पेपर देखें, ध्यान से देखें। ध्यान से पढ़ें। लिखने की कोशिश करें बेटा, आप और चौड़े होके बैठ जाए बेटा, टाइटैनिक आप पे ही तो तबाह हुआ था, वो ऐसे बैठे हुए आराम से। ठीक है अंसारी साहब, लगे रहे, आप तो पागल है। कर लें कुछ, शाबाश, मेहरबानी आपकी।
एंटीसिपेट का मतलब क्या बताया था? प्रोबेबल। एंटीसिपेट का क्या मतलब बताया हुआ है? प्रोबेबल है। बेटा आपस में नहीं, of Industrial Chemicals Limited ICL was seriously injured on 10 जून 15 during a production process। मेरा ईयर एंड कब है? 30 जून 15। इसका मतलब है ऑब्लिगेटिंग इवेंट जो है वो विद इन द अकाउंटिंग ईयर हुआ। ठीक है। ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेटिंग इवेंट बना या लीगल ऑब्लिगेटिंग इवेंट? लीगल ऑब्लिगेटिंग इवेंट बना, क्योंकि ना पब्लिश्ड पॉलिसी की वजह से बना, ना पास्ट प्रैक्टिस की वजह से बना, और ना करंट स्टेटमेंट की वजह से बना। Subsequent development in this matter are as follow। On 26 जुलाई 15 the worker filed a claim for 25 million and alleged violation of safety measures। alleged का मतलब इल्जाम लगाना। वायोलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन द पार्ट ऑफ ICL। 26 जुलाई को केस फाइल किया तो नो प्रॉब्लम, जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है वो ईयर एंड से पहले अकर हो चुका। द लॉयर्स ऑफ ICL एंटिसिपेट यानी प्रोबेबल है दैट देयर इज 60% प्रोबेबिलिटी दैट द कोर्ट वुड अवार्ड 12 million and 40% likelihood that the amount would be। और हमने कहा था प्रोबेबल वाली अगर परसेंटेज आ जाए तो फिर सिर्फ आपने उसी पॉसिबल आउटकम को लेना है। अब अगर प्रोबेबल है तो इसे कितने की प्रोविजन क्रिएट कर लेनी चाहिए? 12 मिलियन की। रिलायबल एस्टीमेट भी मौजूद है क्योंकि लॉयर ने बताया है, और प्रोबेबल भी है, ये भी प्रोफेशनल ने बताया है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर चुका है। ये तीनों चीजें बता रही हैं कि प्रोविजन क्रिएट कर लेनी चाहिए। लिटिगेशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी ICL filed a claim of 18 million which was principally accepted by the insurance company on 5 अगस्त 15। 5 अगस्त 15 को इंश्योरेंस वालों ने कितनी क्लेम एक्सेप्ट कर ली? 18 मिलियन की। क्या
उन्होंने 18 क्लेम की और एक्सेप्ट कितनी की है? ठीक है। अब ऊपर प्रोविजन कितनी क्रिएट की? 12। तो इसका मतलब जो 14 की एक्सेप्टेंस हुई है उसके लिए तो राइट टू रिसीव डेबिट नहीं हो सकता, क्योंकि राइट टू रिसीव डेवलप हो सकता है अप टू द प्रोविजन अमाउंट। तो हम कितने पे राइट टू रिसीव डेवलप कर लेंगे? तो क्लेम रिसीवेबल डेबिट कर देंगे कितने पे? 12 पे। आगे, ICL is negotiating with the insurance company and it is probable that ICL would recover a further sum of 2 मिलियन और आ जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है? प्रोबेबल है। कंटिंजेंट एसेट हो गया, क्या दे देंगे? डिस्क्लोजर दे देंगे। क्लियर हो गया? आगे, ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय द लेबर यूनियन, उस वर्कर के लिए लेबर यूनियन आ गई हमसे मुज़ाकरात करने के, ये तुमने क्या करवा दिया? द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू पे टू द अफेक्टेड वर्कर एन अमाउंट ऑफ 1.5 मिलियन in addition to the compensation that may be awarded by the court, considering to pay जी बोले भाई नो, क्योंकि जब तक आपने अफेक्टेड पार्टी के माइंड में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं की, कंसिडरिंग तो दूर की बात, आप ये भी कह दें कि डिसीजन ले लिया आपने बंद कमरे में, तो बंद कमरे का डिसीजन भी अगर डिस्क्लोज नहीं है, किसको? पब्लिक को नहीं, रेलिवेंट कंसर्न पार्टी को। मुदस्सिर के अम्मा अब्बा जो है सारी ननियाल को बताते रहे कोई बात और रिश्ता करना इसका ददियाल में, तो क्या है? बोले इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, क्योंकि अभी तक इनके वालिद साहब ने, इनकी वालदा ने काउंटर पार्टी के माइंड में वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप, वो कैसे डेवलप होगी? या तो बोल दो या लिख दो या फिर मजमे में खड़े होकर, नहीं व्हाट्सएप पे काम नहीं होगा। ठीक है, बात आगे जा चुकी है। मुदस्सिर मुस्कुरा रहा है, भाई उठ के बैठ, पहले एक कप तोड़ दिया तूने बेटा, लेटने वाली सरकार। चलो, क्या कौन सा 2 मिनट? जी मैंने पहले बताया ये 2 अदर इनकम है, इसको ये स्टैंडर्ड डील नहीं करता। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमने इसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं, बाकी जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं इस पर, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। इसलिए शुरू में याद होगा जब मैंने स्लाइड चलाई तो यहाँ लिखा था प्रोविजन या लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, अगर अदर स्टैंडर्ड जो है वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसका डिस्क्लोजर दे देंगे। जी भाई, और लिख लोगे। अब मुझे बताओ क्या किया लोगे? एक रजिस्टर ले लेना और पूरे 8 दिन लिखते रहना। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।